आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले जब मैंने क्लास 10th के पेपर दिए थे तब कुछ ऐसा हुआ था। क्या आपको नहीं याद? मुझे तो याद है। चलो खैर कोई नहीं, मैं बताता हूँ। एक 10 से 15 किलोमीटर डायमीटर का एक एस्टेरॉयड जिसका नाम चिकसुलूप एस्टेरॉयड हमारी जमीन के साथ टकराया था। और मैं बता रहा हूँ, आप मानोगे नहीं, धमाका इतना बड़ा था कि जैसे 10 करोड़ एटम बम्स एक साथ एक्सप्लोड हुए हों। धमाके ने तो पूरी जमीन तहस नहस कर दी। समुद्रों में सुनामी आ गई, जमीन का मलबा और डस्ट एटमॉस्फेयर में घूमने लगा, जिसकी वजह से सनलाइट कई सालों तक जमीन पर नहीं पहुंच पाई। और हाँ, बेचारे डायनासोर्स भी इसी हादसे में मारे गए थे। ये एस्टेरॉयड जमीन पर इस जगह टकराया था। यार एक बात बताओ, ये सारी अजीब चीजें अमेरिका वाली साइड क्यों होती है? एलियन इन्वेजन से लेके एस्टेरॉयड इम्पैक्ट सब इधर ही। खैर, इस एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से जमीन में एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया था। फिर से वही चिकसुलूप क्रेटर, शुक्र है। इसका डायमीटर 180 किलोमीटर है और यह लगभग 20 किलोमीटर गहरा है। जमीन पर प्लांट्स और एनिमल्स की 75% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी। अब डायनासोर्स तो अनलकी थे बेचारे, क्योंकि उनके पास इस डिजास्टर से बचने की टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। लेकिन जरा सोचो, अगर यही एस्टेरॉयड आज के जमाने में अर्थ के साथ टकराए तो क्या हम इसे रोक पाएंगे? और अगर नहीं तो क्या हमारा हाल भी डायनासोर जैसा ही हो जाएगा? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एस्टेरॉयड्स क्या हैं, और अगर किसी एस्टेरॉयड ने यूं ही एक दिन डिसाइड कर लिया कि चलो जरा अर्थ का एक चक्कर मार के आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा डिफेंस क्या होगा? एस्टेरॉयड्स, जिन्हें उल्का पिंड भी कहा जाता है हिंदी में, ये स्पेस में एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। ये बेल्ट एस्टेरॉयड्स का घर है। ये बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में है। सब प्लैनेट्स की तरह एस्टेरॉयड्स भी सूरज के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये सुनो, इस बेल्ट में कुछ एस्टेरॉयड्स बहुत ही बड़े होते हैं, जिनका डायमीटर 1 किलोमीटर से ज्यादा होता है। ये अगर अर्थ के साथ टकराए ना, जैसे चिकसुलूप एस्टेरॉयड टकराया था, तो आपको तो पता ही है क्या होगा। सीरीज इस कैटेगरी का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है। इन जनाब का डायमीटर 950 किलोमीटर है। खुशी की बात यह है कि ऐसे एस्टेरॉयड्स बहुत ही कम हैं और लगभग सारे ही डिस्कवर हो चुके हैं, और अभी तो हमें इनमें से किसी से भी खतरा नहीं है। फिर आते हैं बहुत छोटे एस्टेरॉयड्स, जिनका डायमीटर 10 मीटर से कम होता है। सबसे ज्यादा एस्टेरॉयड्स यही हैं बेल्ट में, और बहुत ही कम डिस्कवर हुए हैं। हर रोज लगभग 100 से 150 स्मॉल एस्टेरॉयड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर करते हैं। अक्सर तो बेचारे एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं और ग्राउंड तक तो पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन कुछ एस्टेरॉयड्स पूरी तरह नहीं जलते एटमॉस्फेयर में, और ये ग्राउंड के साथ टकराते हैं, और बस फिर क्या, एक्सप्लोजन। जैसे 2013 में रशिया में एक रेफ्रिजरेटर जितना एस्टेरॉयड टकराया था और 1500 लोग इंजर हो गए थे और बिल्डिंग्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसे कहते हैं छोटा बम बड़ा धमाका। फिर आते हैं हमें डराने वाले मीडियम साइज एस्टेरॉयड्स, जिनका डायमीटर 10 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होता है। ये एस्टेरॉयड्स पूरी एक सिटी को रेजा कर सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा हैं और बहुत कम डिस्कवर हुए हैं। ये एस्टेरॉयड्स काफी मशहूर भी हैं, जैसे कि एपोफिस, इन जनाब का डायमीटर 370 मीटर है। इसके बाद बीनू, तुम्हारी रातों की नींदें छीनू, क्योंकि ये एस्टेरॉयड शायद साल 2182 में अर्थ के साथ टकराया जाए, साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं। वेल, चांसेस लो हैं लेकिन जीरो नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये एस्टेरॉयड्स आखिर हमारे सोलर सिस्टम में कार्य कर रहे हैं? वेल, अगर साइंटिस्ट की मानी जाए तो जब हमारा सोलर सिस्टम पैदा हो रहा था तो बहुत सारी डस्ट और गैस आपस में मिले और बहुत ही लार्ज ऑब्जेक्ट्स बने। कुछ ऑब्जेक्ट्स तो बहुत ही ज्यादा बड़े बन गए, जो बाद में प्लैनेट्स कहलाए, और कुछ बेचारे बड़े नहीं हो पाए, छोटे रह गए। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को बाद में एस्टेरॉयड्स कहा गया। अच्छा, अब काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एस्टेरॉयड सिर्फ मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में ही क्यों पाए जाते हैं? वेल, इसके 2 आंसर है। सिंपल आंसर है जुपिटर की ग्रेविटी, और कॉम्प्लेक्स आंसर है ऑर्बिटल रेजोनेंस। मुझे कोई शौक नहीं है ऑर्बिटल रेजोनेंस समझने का या समझाने का। वेल, मैंने समझने की ट्राई की, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो सिंपल आंसर सुन लो, जुपिटर की ग्रेविटी। जुपिटर एक मैसिव प्लैनेट है जिसकी उतनी ही मैसिव ग्रेविटी भी है, जो एस्टेरॉयड बेल्ट में एस्टेरॉयड्स को बांधे हुए रखती है। अच्छा, अब ये बोलो कि अगर एस्टेरॉयड बेल्ट में ही सब एस्टेरॉयड्स हैं, जो अर्थ से लगभग 33 करोड़ किलोमीटर दूर है,
तो वो डायनासोर को मारने वाला चिक्सुलुब एस्टेरॉयड, यस, टहलते टहलते जमीन पर कैसे टकरा गया? वेल, एस्टेरॉयड बेल्ट में एस्टेरॉयड्स सन के अराउंड कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं और उस दौरान एक दूसरे से बहुत जोर जोर की टक्करें भी लगती हैं आपस में इनको। इसके अलावा मार्स और जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से भी बहुत सारे एस्टेरॉयड्स बेल्ट को छोड़कर इनर प्लैनेट्स की तरफ आते हैं और यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का। NEO यानी कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट एक ऐसा एस्टेरॉयड या कॉमेट है जो टहलते टहलते अर्थ ऑर्बिट के 5 करोड़ किलोमीटर नजदीक तक पहुंच जाए। अर्थ को खतरा इन्हीं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से है, इसीलिए नासा ने साल 1998 में नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें नासा ने ऑप्टिकल और रेडार टेलीस्कोप से इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई और ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। साइंटिस्ट आज भी दिन रात कंटिन्यूअसली इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक और मॉनिटर कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट एस्टेरॉयड्स की कॉम्पोजिशन को भी स्टडी किया। वेल, अब इस चीज के लिए तो एस्टेरॉयड का सैंपल चाहिए था ना, तो वो आया कहां से? वो लाया हायाबुसा 1। ये नहीं, ये, जी हाँ, इसी का नाम है हायाबुसा 1। ये जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की तरफ से भेजा गया एक स्पेसक्राफ्ट था जो साल 2003 में नियर अर्थ ऑब्जेक्ट इटोकावा एस्टेरॉयड को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। ये दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट था जो 2005 में इटोकावा पे लैंड हुआ और उसने वहां पे सैंपल्स कलेक्ट किए और फिर जमीन पे वापस आ गया। फिर हायाबुसा 2 को 2014 में ryugyu, अरे यार क्या नाम है एस्टेरॉयड्स की, ryugyu एस्टेरॉयड पर भेजा गया जो 2019 में सैंपल्स कलेक्ट करके 2020 में जमीन पर वापस आ गया था। फिर नासा को भी होश आई और उन्होंने भी 2016 और 2022 में ओसाइरिस रेक्स और साइकी जैसे स्पेसक्राफ्ट बीनू और साइकी एस्टेरॉयड्स पर सैंपल कलेक्शन और स्टडी के लिए भेजे। अब पढ़ाई लिखाई तो बहुत हो चुकी थी, साइंटिस्ट ने एस्टेरॉयड को अच्छा खासा स्टडी कर लिया था। अब उनके सामने नेक्स्ट बिग चैलेंज ये था कि कल को अगर इन्हीं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी एस्टेरॉयड का दिमाग घूमा और वो अर्थ की तरफ निकल पड़ा तो करना क्या है? वेल, बहुत दिमाग लगाने के बाद ये डिसाइड किया गया कि आने वाले एस्टेरॉयड का रास्ता बदल देते हैं, उसे डिफ्लेक्ट कर देते हैं, और अगर एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट कर दिया तो वो अर्थ को मिस कर देगा। इस बात पे सब बहुत ज्यादा खुश हुए, लोग गले मिले, गाँव में मिठाइयाँ भी बांटी गई होंगी। लेकिन अब सवाल ये था कि एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट कैसे किया जाए। इतना ही कहना था कि बस कुछ लोग लेके आ गए न्यूक्लियर वेपन सामने, कि न्यूक्लियर वेपन्स को स्पेस में आने वाले एस्टेरॉयड की तरफ लॉन्च कर देंगे, न्यूक्लियर वेपन एस्टेरॉयड के नजदीक एक्सप्लोड हो जाएगा, एस्टेरॉयड या तो चूर चूर हो जाएगा या अगर थोड़ा सा बड़ा है तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। वेल, न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा भी 2 सोल्यूशन साइंटिस्ट ने सामने रखे। पहला सोल्यूशन, एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड पर क्रैश करवा देंगे। इस काइनेटिक इंपैक्ट की वजह से एस्टेरॉयड की डायरेक्शन हल्की सी चेंज हो जाएगी और वो अर्थ को मिस कर देगा। साल 2021 में नासा ने ऐसा किया भी। डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट मिशन में नासा ने एक कार जितने डार्ट स्पेसक्राफ्ट को डाइडमोस B एस्टेरॉयड पर क्रैश करवाया। अब सुनो, डाइडमोस B एस्टेरॉयड डाइडमोस A एस्टेरॉयड के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये एक बाइनरी सिस्टम है। स्पेसक्राफ्ट को 25,000 किलोमीटर की रफ्तार से डाइडमोस B पे क्रैश करवाया गया ताकि उसका ऑर्बिट हल्का सा चेंज हो जाए, जो कि हुआ भी। अब ये नासा के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि पूरे यूनिवर्स की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि पिद्दी जैसे इंसानों ने इतने बड़े एस्टेरॉयड का रास्ता चेंज कर दिया था। दूसरा सॉल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें मार धाड़, ये एक्सप्लोजन, क्रैशिंग, ये कुछ भी नहीं है, बड़ा ही नॉन वायलेंट तरीका है। वेल, थैंक यू गांधी जी। इस टेक्निक का नाम है ग्रेविटी ट्रैक्टर और इस टेक्निक में एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड की तरफ भेजा जाएगा। वेल, ऐसा प्रपोज किया जा रहा है कि एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड की तरफ भेजा जाएगा। वो उस पर लैंड नहीं करेगा, ना ही उस पर क्रैश करेगा, बल्कि बस इतना डिस्टेंस उससे मेंटेन करेगा कि न्यूटन भाई साहब का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग जाए। कैसे? पहले अब सुनो। अब देखो, दोनों एस्टेरॉयड और स्पेसक्राफ्ट में मास तो है ही और दोनों की छोटी मोटी ग्रेविटी भी है। जब स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड के नजदीक पहुंचेगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब स्पेसक्राफ्ट इसी ग्रेविटी को यूज करके हल्का हल्का एस्टेरॉयड के पाथ को चेंज कर देगा। अगर स्पेसक्राफ्ट की ग्रेविटी एस्टेरॉयड को ना हिला पाए, मान लो एस्टेरॉयड बड़ा है, वो हिल ही नहीं रहा बेचारे स्पेसक्राफ्ट से, तो भी डरने की कोई बात नहीं है। स्पेसक्राफ्ट इस केस में एस्टेरॉयड पे लैंड करेगा और वहां से एक बहुत बड़ा पत्थर या बोल्डर उठा के फिर से वापस स्पेस में आएगा। अब क्योंकि स्पेसक्राफ्ट का मास इंक्रीज हो गया है तो इसकी ग्रेविटी भी इंक्रीज हो जाएगी
जिसकी वजह से फिर से खींचातानी शुरू होगी और ऐसा कर करके एस्टेरॉयड का ऑर्बिट हल्का सा चेंज कर दिया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जरा सा ऑर्बिट चेंज करने से या हल्की सी डायरेक्शन चेंज करने से होगा क्या? तो ये सुन लो, हमें एस्टेरॉयड का ऑर्बिट सिर्फ इतना चेंज करना है कि एस्टेरॉयड अर्थ पे अपने निर्धारित समय से या तो 7 मिनट पहले पहुंच जाए या 7 मिनट लेट। अब ये 7 मिनट ही क्यों? क्योंकि अर्थ 7 मिनट में 13,000 किलोमीटर का डिस्टेंस सन के अराउंड कवर करती है और अर्थ का डायमीटर भी लगभग 13,000 किलोमीटर के आसपास ही है। यानी अर्थ 7 मिनट में अपना डायमीटर रेवोल्यूशन के दौरान कवर करती है। तो एस्टेरॉयड 7 मिनट पहले पहुंचे या 7 मिनट बाद, वो अर्थ को मिस कर देगा। ये ऐसा ही होगा कि हाथ तो आया लेकिन मुंह ना लगा। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगले 100 साल तक अर्थ को किसी भी एस्टेरॉयड से कोई खतरा नहीं है, और अगर होगा भी तो डार्ट है, ग्रेविटी ट्रैक्टर और न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं ही। अच्छा, मैंने ये ओशन गेट डिजास्टर पे एक वीडियो बनाई थी, जरा देखो क्या हुआ था।